आज बात करने वाला हूं इस आरबीएल बैंक की। और आरबीएल बैंक में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही बाजार में आज आरबीएल बैंक को लेकर के। और वॉलेटिलिटी ज्यादा अच्छा वर्ड ये रहेगा कि एक समय में तो आरबीएल बैंक एक्चुअल में क्रैश हो गया था और बहुत ही भयंकर गिरावट थी कि आरबीआई को भी सामने आके स्टेटमेंट देनी पड़ी। बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, आरबीआई की स्टेटमेंट दिया उसके बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं या कहना चाहिए जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका क्या कहना है। फिर एक रिपोर्ट जो मेरे ख्याल से थोड़ा शॉकिंग लग सकती है आपको, जो निकल के आ रही है, जो रिलेटेड है आरबीएल बैंक और राधाकिशन दमानी और राकेश झुंझुनवाला जी से। तो इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा। आज बात करेंगे आरबीएल बैंक की। सबसे पहला सवाल जो कि कहना चाहिए, इंग्लिश में कहावत है एलिफेंट इन द रूम, कि आखिर ये गिरावट हुई क्यों। दोस्तों हुआ इसलिए कि जो आरबीएल बैंक के सीईओ हैं विश्वेश्वर आहूजा जी, उनका सडन एग्जिट एक कहना चाहिए एक फियर लेके आया पूरे निवेशक मंडली के बीच जो कि आरबीएल में निवेशित हैं। और उसका असर यह हुआ कि आज एक समय में आरबीएल बैंक लगभग 25% गिर गया था दोस्तों अपने ऊपरी स्तरों से। और जब यह गिरावट हुई तो ये इतनी भयंकर होती चली जा रही थी कि आरबीआई खुद बाहर आया सामने और उसने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीआई ये कह रही थी कि आरबीएल बैंक की जो बैलेंस शीट है, जो कहना चाहिए कि जो भी उनकी फाइनेंसेस है वो बहुत अच्छे हैं, वो स्ट्रांग है। लेकिन क्या ये गिरावट को रोक पाई? जी हाँ दोस्तों, गिरावट जिस तेजी से जितनी स्तरों पे हो रही थी वो उस वक्त नहीं हुई। जब तक कि दोस्तों मैं 3 बजे क्या 2:30 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूं तब तक 25% तो काफी नीचे आ चुका था गिरावट, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात समझिए कि ये जो गिरावट हुई है, सडन जो एग्जिट हुआ है सीईओ साहब का, ये इतना ज्यादा डर क्यों पैदा किया है दोस्तों? क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे जब भी ऐसा कुछ हुआ है ना, वो फिर या तो आगे चल के यस बैंक बना है जिसका हाल क्या हुआ हमको और आपको पता है, या तो दोस्तों फिर जिस तरह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्थिति नजर आ रही है। इसीलिए निवेशक बहुत ज्यादा डरा हुआ है दोस्तों। और आखिरी में इसका जो कहना चाहिए जो सबसे बड़ा जो विक्टिम कौन निकल के आया दोस्तों, वो आया रिटेल इन्वेस्टर, आपके और मेरी तरह, जिसे जब तक ये न्यूज मिली तब तक बहुत ही रुक चुकी थी। और मुझे ये बात समझ में कतई नहीं आई दोस्तों कि ये अचानक से क्यों लिया गया। अगर भाई आपकी इतनी ही बैलेंस शीट स्ट्रांग है इनकी, तो आपने नहीं सडनली क्यों हटाया? आपको क्या ग्रेस पीरियड दे देना था? और दोस्तों देखिए, इसमें किसी का कुछ नहीं किया गया, सिर्फ आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशकों का अचानक से पैसे साफ हो गए। और आप मुझे बताइए, वो रिटेल निवेशक जब उसने देखा होगा कि उसका पैसा 25% तक खत्म हो चुका है, वो तो एग्जिट कर दिया। आप वापस आए सामने, आप बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, फिर 13% वो नीचे यानी फिर उतने निचले स्तरों पे वो कम से दोस्तों 11-12% ऊपर आया पैसा। मतलब दोनों तरफ से आप रिटेल निवेशक की के पैसों को बर्बाद होते देखे होंगे आप। और यही कारण है मैं कहता हूं कि दोस्तों कि जो रिटेल निवेशक है ना, उसको बड़े बैंक्स या कहना चाहिए जो भरोसेमंद बैंक है उनके पास जाना चाहिए हमेशा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कि उसमें आपको क्या है ना, आपको ज्यादा ट्रैक नहीं करना दोस्तों चीजों को, ठीक है। भले ही वो रिटर्न उतना नहीं देते। आप मुझे बताइए एचडीएफसी आपको कितना ही रिटर्न दिया है? आप एक्सिस बैंक अपने 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसने कुछ उतना नहीं दिया दोस्तों, लेकिन उसने उस रिटर्न को खाया भी नहीं है। और ये ऐसे बैंक है दोस्तों जो लॉन्ग आज नहीं, उन्होंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे, बहुत लंबे इतिहास रहा है इनका। आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक में भी प्रॉब्लम्स आई, एक्सिस बैंक में बीच में प्रॉब्लम आई थी। जो पैसे उसने कहना चाहिए निवेशकों का जो इन्वेस्टमेंट थी उसको काफी हद तक खाया था। लेकिन दोस्तों देखिए चीजें धीरे धीरे ठीक हुई और वो वापस से बाउंस बैक किया। क्योंकि वो बैंक आज के नहीं दोस्तों, देखिए कभी कभार कुछ तो रिस्क रहता है मार्केट में, ये मैं मानता हूं। अगर आप सोचे एकदम ही सेफ आप मार्केट में निवेश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी निवेश जो इक्विटी से लिंक है उसमें वॉलेटिलिटी और रिस्क दोनों बराबर रहेगा। लेकिन इस तरह का रिस्क दोस्तों क्यों लेना जब आपके सामने ऑप्शन इतने अच्छे हैं। अब दोस्तों खबर ये निकल के आई कि जो एस इन्वेस्टर है राकेश झुंझुनवाला जी और राधा किशन दमानी जी, वो छोटा मोटा नहीं दोस्तों 10% का स्टेक लेने वाले आरबीएल बैंक में, और इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है। और इस खबर को दोस्तों देखिए दोनों ने कंफर्म नहीं किया है, ये सीएनबीसी टीवी 18 ने दिया है, लिख करके दिया है। और आप यहां पे देख रहे होंगे जो मैं डाला हूं स्क्रीनशॉट उस न्यूज का।
तो अब मुझे पसंद लगता है दोस्तों, ये भी हो सकता है कि शायद ये सच में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और सीईओ को हटा दिया हो इन्हीं लोगों के कारण। हो सकता है दोस्तों अब जब इतनी भयंकर गिरावट हुई फिर ये निचले स्तरों में बड़ा कहना चाहिए बड़ा निवेश करेंगे, इसलिए शायद ये न्यूज आपको इतनी तो दी गई कि दोस्तों देखिए बड़े निवेशक कुछ भी हुआ ऐसे ही निवेश करते हैं। आपको और मुझे आखिरी में घाटा सिर्फ आपको और मुझे होगा, उन्हें नहीं। अगर उन्हें घाटा भी होगा तो वो बड़े उससे ज्यादा मुनाफा होने वाला होगा, इसीलिए वो घाटा देख रहे होंगे दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं प्लीज ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने की ज्यादा सोचे जो सेफ हो, ना कि हाईली रिस्की। आप इधर देखिए अब सीएलएसए, उसके बाद देखिए आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और इन्वेस्टेक ने तीनों ने कुछ कहा है, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कि जो रिटेल निवेशक है उससे थोड़ा सा मैं कहता हूं कम रिस्क लेना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखिए जो ट्रेड करते हैं, जिन्हें ट्रेडिंग आती है, जिन्हें हर एक घंटे में 3-3 4-4 ट्रेड फटाफट लेते हैं, उनका बात अलग है दोस्तों, उन्हें पता है वो कहां निवेश कर रहे हैं। लेकिन वो रिटेल निवेशक जिनके पास पैसे, जिनका पोर्टफोलियो कोई 2, 2.5, 4, 5 करोड़ का नहीं है, वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का ही दोस्तों उनके पास है, उस पर भी अगर आप ये बताइए मुझे, अगर किसी का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और किसी ने एज अ भाई जैसा कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस ही गलती से 50,000 रुपए उसी में डाल दिए, इफ उसने देखा कि उससे 25% उसके निवेश खत्म हो चुकी है, आप समझिए अब। और उसे डर और ज्यादा क्यों है दोस्तों, ओमिक्रॉन आ रहा है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी होगी छोटे मझोले बैंक्स को। लॉकडाउन, सडन लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यूज वापस आ रहे हैं, ऐसे में डर और बढ़ जाता है और फिर आती ये न्यूज, तो आप समझिए निवेशक क्यों नहीं डरेगा। आप बाद में उसे बोल सकते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब तक तो उसने अगर पार्शियल तो कर ही लिया होगा दोस्तों एग्जीक्यूटिव शेयर से, वो भी अच्छा खासा। इसीलिए एज ए निवेशक, एज ए रिटेल निवेशक आपको अच्छे बैंक्स में जाना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में जाना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे निवेश ऐसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट या ऐसे छोटे मझोले स्टॉक में, प्लीज अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही रखिए, और अगर बहुत ज्यादा है तो 3%। ठीक है दोस्तों, और ये स्ट्रेटजी मैं अपनी पर्सनल लेवल में अपनाता हूं दोस्तों, आप कुछ और अपना सकते हैं। जो मैं करता हूं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं, और मैं पर्सनली थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं दोस्तों, मैं उतना हाई रिस्क लेना पसंद नहीं करता हूं। अगर आपको ये सब बातें पसंद आई हो, मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।